Good morning, students. Today we are going to discuss about the glimpse of past. In the previous lecture, we also discussed about the glimpse of past. In the previous, in the celebration of PIA function of Delhi, where the Lata Mangeshkar has sing a song, "ए मेरे वतन के लोगों," and then we are going to discuss about the 1852 and 1883 एंड पे 1765 1835 तक हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से एक अंग्रेजों ने भारतीयों को गुमराह करके एक व्यापार के लिए आकर के किस प्रकार संपूर्ण भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, भारत पर अधिकार करना एक बहुत बड़ी टेक्निक और बहुत बड़ी नीति के साथ एक धीरे धीरे उन्होंने कब्जाना प्रारंभ किया। डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, जिस प्रकार से कई प्रकार के एजेंडे चलते हैं लोगों के, वो सामने से कुछ होते हैं और अंदर से उनके कुछ विचार चलते रहते हैं। वही पॉलिसी थी अंग्रेजों की, और उसी पॉलिसी के तहत हमने देखो यहाँ तक राजा राम मोहन राय ने उसके बारे में क्या कमेंट दिए वो पढ़े थे। उसके बाद हमने अत्याचार और उत्पीड़न के बारे में पढ़ा। फिर जब लोगों पर अत्याचार हम करते हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति पर, जब भी हम किसी समूह पर, जब भी हम किसी समुदाय पर उसको डिप्रेस करना चाहते हैं, उसको अप्रेस करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, उसके साथ उत्पीड़न करना चाहते हैं, उसको हम निम्न स्तर का बना के रखना चाहते हैं, तो वो एक तरह से उसके बाद उन लोगों में असंतोष पैदा होता है, डिससेटिस्फेक्शन पैदा होता है, और वो असंतोष क्रांति का, रेवोल्यूशन का कारण बना है। और आपने इतिहास में यदि पढ़ा है, SST वगैरह में आप पढ़ते हैं, रूस की क्रांति 1857 की जो ये क्रांति हम पढ़ रहे हैं, भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ करी थी। और हमारे पूर्व जो छोटे छोटे राजघराने थे वो एक दूसरे के खिलाफ किस प्रकार से लड़ते थे, किस प्रकार से संघर्ष करते थे, किस प्रकार से अपने राज्य को बचाते थे। और अलग अलग विदेशी आक्रमणों के बारे में आप पढ़ते हो, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक, और नव ऐतिहासिक काल तक हम पढ़ते हैं। उसके बाद मौर्य काल पढ़ते हैं, गुप्त काल पढ़ते हैं, फिर राजा महाराजाओं का ये राजपूत काल पढ़ते हैं, फिर मुगल आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, और फिर 1947 में हम आज़ाद होते हैं और वर्तमान लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम तक पहुँचते हैं। ये हमारे इतिहास की मोटी मोटी प्रक्रिया है। तो उसमें आप ये सब जानते हो कि किस प्रकार हमारे देश के लोगों को गुमराह करके अंग्रेजों ने अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। उसके बारे में हम देखते तो हम लोग पहले किस आधार पर शिक्षा प्राप्त करते थे और किस प्रकार नई एजुकेशन सिस्टम अप्लाई किया गया। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देकर लोगों को एक बाबू पैदा किया गया, प्रोड्यूस किए गए, और कलर भारतीय संस्कृति में पैदा हुए, लेकिन उसका जितना नुकसान था उसके कई चीज़ों का हमें बेनिफिट भी हुआ। उसको लेकर के हम कुछ चर्चाएं यहाँ करने वाले हैं। देखना, एजुकेशन इन इंडिया, डिससेटिस्फेक्शन पढ़ रहे हैं, असंतोष 1835 to 56, डिससेटिस्फेक्शन असंतोष 1835 to 56, 1835 से लेकर के 1856 तक भारत की जनता पर जितने भी अत्याचार किए गए, जितने भी उत्पीड़न किए गए, जितने भी धार्मिक परिवर्तन किए गए, जितने भी लोगों को जेलों में ठूसा गया, जितने भी लोगों को भूमि नियमों के तहत उनकी भूमि छीन ली गई, किसानों की बदहाली हो गई, मतलब बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिसका यदि हम विस्तृत अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ बड़े जुल्म किए थे। और जब जुल्म की इंतहा पार हो जाती है तब असंतोष पैदा होता है। क्या होता है? असंतोष पैदा होता है, और असंतोष के परिणाम स्वरूप क्या क्या बड़ी से बड़ी सत्ताएं परिवर्तित हो जाती है, राजघराने परिवर्तित हो जाते हैं, राज व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। और यही देखो भारत में 1857 की क्रांति के पूर्व की बातें, ये 1835 to 56 चल रहा है, और 1857 इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे रिवोल्यूशन, प्रथम सत्याग्रह कह सकते हैं, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कह सकते हैं, प्रथम जो सैनिक विद्रोह कह सकते हैं, रेबिलियन कह सकते हैं, कई प्रकार के विचार लेखकों ने दिए हैं। लेकिन ये 1857 का आंदोलन क्यों सफल नहीं हुआ, ये हमारा मुद्दा नहीं है। अभी तो हमें इसके बारे में कुछ इसकी इम्पोर्टेंट झलक पढ़नी है। एज ए बायोग्राफी, एज ए पिक्टोरियल, आप अपनी बुक में इन सब मैंने जो लिखी है लाइनें, इन सब के आगे ऐसा डायग्राम बना करके दिया हुआ है, और जो लाइन जहाँ मैच हो रही है उसके आगे आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बातें करी गई है। तो देखिए, एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में शिक्षा जो है पर्शियन भाषा में
और संस्कृत भाषा में प्रदान की जाती थी। द मीडियम ऑफ द टीचिंग लैंग्वेज, द मीडियम ऑफ टीचिंग इज पर्शियन एंड संस्कृत। हमारी जो भी भाषाएं थी पढ़ाने की, वो या तो पर्शियन भाषा में थी, पर्शिया में थी, या संस्कृत में पढ़ाया जाता था। दे गिव अस नॉलेज, दे बिकम ए स्पिरिचुअल पर्सन नॉट ए रिलीजियस पर्सन। वो हमें आध्यात्मिक प्रश्न बनाते थे, वो हमें सत्य का आह्वान करवाते थे, वो हमें ज्ञान देते थे, वो हमें नॉलेज देते थे, और वो शिक्षा का माध्यम था। और इन 1835 1835 के बाद या 1835 में इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। 1835 में एक अंग्रेज जिसने परिवर्तन का सुझाव दिया कि द एजुकेशन सिस्टम कैन बी चेंज इफ वी आर गिविंग द एजुकेशन ऑफ द इंग्लिश मीडियम टू द नेटिव लैंग्वेज, कि हम यदि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएं तो हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्लर्क वर्ग मिल जाएगा, वो हमारे नीचे छोटे छोटे काम करेंगे और हमें उनको समझाने की दिक्कत नहीं रहेगी, लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। इस सोच के आधार पर उन्होंने बदलाव दिया, और वही बदलाव एक तरफ से हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए तो खतरनाक साबित था ही था, लेकिन उन्होंने हमें कुछ चीजें सीखने को भी दी। कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां हमें अच्छी चीजें मिलती हैं वहां हमें बुरी भी डेफिनेट मिलेगी। तो नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज, मैकाले नाम के एक एजुकेशन मिनिस्टर था उसमें, तो उन्होंने ये सुझाव दिया ना, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी वी शुड टीच द नेटिव थ्रू, वी शुड टीच नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमें भाषा का माध्यम अंग्रेजी बनाना चाहिए, कि हमें मातृभाषा से अंग्रेजी भाषा के थ्रू पढ़ाना चाहिए। आई एग्री, वो कह रहा है, मैं इस बात से सहमत हूं। इंग्लिश एजुकेशन produce clerks to whom the British gave petty jobs under them। देखिए, इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति प्रोड्यूस यानी पैदा करेगी, क्लर्क्स यानी ये बाबू पैदा करेगी, टू whom the British gave the petty job यानी जिनको छोटे मोटे तुच्छ प्रकार के, petty यानी तुच्छ, जॉब्स यानी नौकरियां दी जाएगी, अंडर देम यानी वो हमारे नीचे छोटी मोटी नौकरी करेंगे, कम वेतन में नौकरी करेंगे, और वो एक छोटा सा वर्ग बन करके रह जाएगा। इंसिडेंटली, संयोगवश से, उन लोगों का ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो हिंदुस्तान में एक बुद्धिमान वर्ग पैदा करे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिक्षा पद्धति बदली, इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो उन्होंने जैसे ही शिक्षा पद्धति बदली तो एक बुद्धिमान वर्ग पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? एक बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल पीपल्स पैदा हो गया। इंसिडेंटली, संयोगवश, इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन। शिक्षा पद्धति ने एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी को उत्पन्न किया या पैदा किया ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जिससे बुद्धिमानी लोगों का एक वर्ग पैदा हो गया, जो अंग्रेजी में लिखी गई बातों को समझ करके अपनी भाषा में परिवर्तित करके लोगों को समझा सकते थे कि अंग्रेजी में ये क्या कहा जा रहा है, उन अंग्रेजों के सिद्धांत क्या है, उनके धार्मिक क्रियाएं क्या है, उनकी सोच क्या है, अपने देश के प्रति लोगों में वो कैसे रहते हैं और हमारे साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं। इन बातों को लेकर के उनके बीच में काफी विचार मंथन चलते रहे। अब देखिए, वी मस्ट एजुकेट टू आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, हमें अपने भाइयों को भी शिक्षित करना चाहिए। एंड इम्प्रूव देयर मैटरनल कंडीशंस, और उसकी आंतरिक स्थिति, मानसिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। फॉर दैट, इसलिए वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड वी मस्ट कन्वे यानी हमें, वी मस्ट कन्वे हमारी बातें समझानी चाहिए, आवर ग्रीवियंस हमारी वेदनाएं, हमारे दुख, हमारी पीड़ाएं टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि ब्रिटिश संसद में यदि हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे, तो हम अपनी जो पीड़ाएं हैं, अपनी वेदनाएं हैं, अपनी व्यथाएं हैं, अपने साथ हो रहे अत्याचार हैं, उत्पीड़न है, उन सबको ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठा सकते हैं।
तो वहाँ के लोग हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में यहाँ की हुकूमत को नियंत्रित करने का कुछ प्रयास करें। ऐसा हम लोगों ने विचार करके इस एजुकेशन सिस्टम में आए। एंड वी मस्ट बाय 1856 में द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग संपूर्ण भारत पे कब्जा कर लिया था, अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष जो है उसके ऊपर इसका हुकूमत हो गई थी, ब्रिटेन की हुकूमत हो गई थी। एंड दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, और ये भारतीयों की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, बिल्कुल चिंता नहीं करते। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, यानी भारतीय लोगों की आवश्यकताओं के ऊपर, भारतीय लोगों की जरूरतों के ऊपर, भारतीय लोगों की जो चीज उनको रिक्वायर थी, आवश्यकताएं थी, जरूरतें थी, उनके ऊपर उनके बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। केवल और केवल अपना पैसा कमाना, व्यापार को बढ़ाना और अपने आप को प्रफुल्लित करना, अपने आप को विकसित करना, भारतीयों को बिल्कुल नीचे डिप्रेस करना था। आवर किंग्स, और हमारे राजाओं की स्थिति क्या बनी देखो, जो अपने आप को राजा कहते थे, दे अगर उनके पास दूरदृष्टि का अभाव बनने के कारण आवर किंग्स है बिकम पपेट्स, हमारे राजा जो थे अंग्रेजों की कठपुतलियां बन गई थी, उनके हाथों की कठपुतलियां बन गए थे, उनके इशारों पर नाचने वाले बन गए थे। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हम सब लोग हमारे प्राचीन उद्योग धंधे जो थे, हमारे हस्त कुटीर उद्योग जो थे, हमारे हस्तशिल्प उद्योग जो थे, हमारे जो आर्टिस्ट थे, वो सारे के सारे रुइन हो गए, बर्बाद हो गए। उन लोगों ने सब कुछ जॉब वगैरह खो दिया। एंड लैंड्स, और भूमि भी खो दी। ऐसे ऐसे भूमि कानून लागू कर दिए गए जिनसे हमारे जो भी संथाल्स थे, जो भी जमींदार थे, उनकी सब जमीनें खो गई। एंड दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वे हमारे भाइयों का, हमारे समाज के लोगों का, हमारे देशवासियों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, अर्थात उनका धर्म परिवर्तन करने पर भी वो लोग पीछे नहीं थे, उनका धर्म भी बदल रहे थे, उनको ईसाई भी बना रहे थे। एंड यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, यू ओनली टॉक। अब लोगों के अंदर ये बातचीत होने लगी कि अब हमें बात करने से काम नहीं चलने वाला। यू ओनली टॉक्स, आप लोग बात ही करेंगे, या डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, या उनको बाहर निकालने का या खदेड़ने का कोई इंतजाम भी होना चाहिए। कुल मिलाकर क्या हुआ, असंतोष इस कदर बढ़ गया कि अब वो अंग्रेजों को बाहर निकालने के बारे में सोचने लगे। तो वो यू ओनली टॉक्स, बातें ही होगी, या डू समथिंग टू डू ड्राइव देम आउट, या उनको बाहर निकालने का कोई इंतजाम होगा, कोई व्यवस्था होगी, कोई आंदोलन होगा, या कोई रेबिलियन होगा, कोई रिवॉल्यूशन, कोई क्रांति, कोई विद्रोह, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम अंग्रेजों को बाहर निकाल सके और उनकी गुलामी की जो जंजीरें हैं उनसे हम बच सके। ये इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के संचालन होने लगा था। अब देखिए थे स्पार्क्स, अब जैसे ये विचार आना प्रारंभ हुआ, विचार मतलब क्रांति का, रेवोल्यूशन का, इस प्रकार के जैसे विचार आना प्रारंभ हुआ 1855 टू 1857 चिंगारियां उलझने लगी। चिंगारियां उलझने का मतलब अब लोगों में विद्रोह की भावनाएं पनपने लगी। धीरे धीरे लोग अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने लगे, उनकी अवहेलनाएं करने लगे, उनके कानूनों को तोड़ने के लिए लोगों के अंदर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, वार्तालाप स्टार्ट हो गई, बातचीत शुरू होने लग गई और लोग उस बातों से बाहर निकलना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया देखो, 1857 में शुरू हुआ था, 1855 से 1857 तक ये छोटी मोटी क्रांतियां जो मंगल पांडे ने शुरू करी थी उसके बारे में बात करने वाले। टैक्सेज कंटिन्यूज टू बी रूइन द पीजेंट्स, कर जो लगाए थे, जो टैक्स लगाए गए थे, कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, लगातार या बहुत भारी भरकम टैक्सेज की वजह से, करों की वजह से हमारे जो पीजेंट्स यानी किसान जो थे वो बर्बाद हो गए। उन्होंने वो भूमि छोड़ने पर विवश हो गए, खेती में उनके पास कुछ बचता ही नहीं था और काम उनके पास था नहीं, तो उनकी दयनीय स्थिति हो गई। इन बंगाल और बंगाल के अंदर द सेंथोल्स who had lost their lands under the new land rules, नए भूमि नियमों के तहत बंगाल के अंदर जो संथोल्स थे, जो
जमींदार थे, उनकी जमीनें सरकार ने हड़प ली। एंड बिकेम डेस्परेट, उन लोगों में असंतोष पैदा हो गया, डेस्परेट पैदा हो गया, डेस्परेट यानी हताश हो गए थे, बिकेम डेस्परेट निराश हो गए थे। इन 1855 में दे रोज इन रेबिलियन, उन्होंने एक बड़ा विद्रोह करने का निर्णय लिया। एंड दे खड़े हो गए, रेबिलियन विद्रोह कर दिया। एंड मैस्कर्स यूरोपियंस, कई यूरोपियों को मौत के घाट उतार दिया। एंड देयर सपोर्टर्स, या जो लोग यूरोपीय लोगों के या अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, उन लोगों को भी उन्होंने क्या कर दिया, मौत के घाट उतारना प्रारंभ कर दिया। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते थे, जितने भी अंग्रेजों के ऑफिसर्स होते थे, उनको बहुत बड़ा पेमेंट मिलता था, बड़ी सैलरीज मिलती थी। एंड मेंशंस टू लिव इन, और रहने के लिए मेंशन जिन्हें बड़े बड़े घर मिलते थे, सर्वेंट्स नौकर मिलते थे। वाइल वी गेट्स ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, हमें उनके मामले में तुच्छ वेतन मिलता था, बहुत पिटेंस कम वेतन मिलता था। एंड स्लो प्रमोशंस, और हमारी पदोन्नति भी जो होती है वो बहुत धीरे धीरे होती थी। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, अंग्रेज जो कि एक हमारी धार्मिक भावना बनी हुई थी, हालांकि वो एक अंधविश्वास था, लेकिन उस समय बनी हुई थी कि समुद्र को क्रॉस करना हमारे धर्म के खिलाफ है। क्या करना? द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, ये हमारी धार्मिक भावना थी, तो वो उसको तोड़ने के लिए हमें समुद्र को पार करने के लिए कहते थे। हमारे सैनिकों को दूसरे देशों में लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जाता था। एंड विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजियंस, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ थी, जो हमारी सोच के खिलाफ थी। एंड हु इज द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाले लोग जो हैं ये कौन होते हैं? हमारी प्राचीन परंपराओं को, हमारे कस्टम्स को बिगाड़ने वाले, खराब करने वाले, या खत्म करने वाले, या डिस्ट्रॉय करने वाले, ये लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं? यानी हु इज द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, यानी हमारी पुरातन संस्कृति को, हमारी प्राचीन परंपराओं को बिगाड़ने वाले, तोड़ने वाले, खराब करने वाले, ये कौन होते हैं? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को हर हाल में देश से बाहर निकालना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड एडजंट रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड, सिपाही मंगल पांडे ने अपने सैन्य अधिकारी के ऊपर आक्रमण किया, जो उसका रेजिमेंट का प्रमुख था, एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और उसे फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार से देश में एक क्रांति की शुरुआत हुई, और सेना में भी क्या होने लगा, असंतोष है वो पैदा होने लगा। अब मैं आपके लिए दो लाइन इसमें थोड़ी सी और बच चुकी हैं, शायद मैं वो आपको और लिखवा देता हूँ। इसमें लाइन हमारी ये है कि थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, क्या है? thousands of other सिपाहीज रिवोल्टेड यानी हजारों की संख्या में, रिवोल्टेड सिपाहियों ने क्रांति में भाग लिया है। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड यानी क्रांति में भाग लिया। दे वर स्ट्राइक्ड, यानी उन्होंने लोगों के खिलाफ, स्ट्राइक्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्होंने अपने सेना का विरोध किया, अपनी जो वर्दी है उसका उतार दी। एंड ह्यूमिलेटेड एंड पुट्स इन आयरन्स, अर्थात उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठा लिए और अपने ही सैन्य अधिकारियों के खिलाफ हो गए, और उन्होंने इसका जबरदस्त तरीके से क्या किया, विरोध किया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्ट्राइक्ड यानी उतार लिया जाना। अपना जो सैन्य अधिकारी सामने खड़ा होता है उसको स्ट्राइक्ड आउट कर लिया, उसको नीचे उतार लिया, और उसी को गोली मार दी गई, और खुद का एक सैन्य अधिकारी बिठा दिया गया, कमांडिंग ऑफिसर है वो बिठा दिया गया। इस प्रकार से मंगल पांडे ने देश में 1857 में क्रांति की शुरुआत करी। और वो क्रांति रिवोल्ट कब से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, इसके कुछ पार्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।